आज के लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम पढ़ना है और थ्योरम की जो हेडिंग है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम। मींस ये थ्योरम आपको बताता है कि किसी रिजिड बॉडी के केस में आपको प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लाजमी मिलते हैं, या किसी रिजिड बॉडी के केस में आपको कुछ कहीं किसी पॉइंट पे या कुछ सिचुएशन ऐसी मिल जाती है जिस पॉइंट पे आपको थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे मिलेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। या सिंपल वर्ड में कहेंगे कि आपको किसी रिजिड बॉडी के केस में किसी पॉइंट के ऊपर या किसी ओरिएंटेशन पे जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लाजमी मिलते हैं हमेशा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम मींस प्रिंसिपल एक्सिस जो है किसी रिजिड बॉडी के केस में एग्जिस्ट करते हैं लाजमी। वो अलग बात है कि उनका पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ओरिजिन पे हो सकते हैं, किसी और पॉइंट पे हो सकते हैं, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और ओरिजिन पे या किसी और पॉइंट पे जरूरी नहीं है वो एक्स वाई जी एक्सिस के पैरेलल ही हो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस वो डिफरेंट पोजीशन पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस, यहाँ दूसरा ड्रा करता हूँ, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। अगर ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं तो बिलफर्ज अगर ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बन रहे तो हो सकता है आपको इसी पॉइंट पे ओरिजिन के ऊपर कोई और तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस डिफरेंट ओरिएंटेशन में मिल जाए। फॉर एग्जांपल एक एक्सिस इस तरह मिल जाए, एक एक्सिस इस तरह मिल जाए जो कि परपेंडिकुलर ही हो, और तीसरा एक्सिस जो है ये मिल जाए जो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जो रेड कलर के एक्सिस मैंने ड्रा किए हैं वो क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। और जो ब्लू कलर में बार में ड्रा किए हैं वो कोई और एक्सिस हैं। तो किसी रिजिड बॉडी के केस में हो सकता है ये एक्स वाई जी एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस हो, और हो सकता है ये ना हो तो लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिल सकते हैं। यहाँ तो पॉइंट चेंज हो सकता है, या एक्सिस की ओरिएंटेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो उनकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। कि अगर उस ओरिएंटेशन को डिफरेंट कर दें तो वो जो नए एक्सिस में बनते हैं मिलते हैं वो नए एक्सिस क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाते हैं। मीन जो नए एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिजिड बॉडी का जीरो बन जाता है। तो फिर इसलिए हम कह देते हैं कि वो जो नए एक्सिस हैं वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो ये थ्योरम आपको कहता है कि किसी रिजिड बॉडी के केस में आपको तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाजमी मिलेंगे। अब वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे मिलेंगे लाजमी, ये थ्योरम कैसे कह रहा है कि वो लाजमी मिलेंगे, वो उसका हम जो है वो इसके स्टेटमेंट पढ़ के इसका प्रूव करेंगे। उस प्रूफ को फॉलो करते हैं पता चलेगा कि किसी रिजिड बॉडी के केस में हमें जो है वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे लाजमी किसी ना किसी पॉइंट पे किसी सिचुएशन में मिलेंगे ऐसे कि जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो के इक्वल होता है, या कह लें कि प्रिंसिपल एक्सिस में मिल जाया करेंगे। तो जब हम फिगर बनाते हैं तो अपनी मर्जी से एक्स वाई जी एक्सिस किसी पॉइंट पे बना लेते हैं। तो जो अपनी मर्जी से एक्स वाई जी एक्सिस बनाते हैं वो हो सकता है वो एक्स वाई जी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हो। जैसे आप लोग जो है वो आप लोगों ने उसके केस में सर्कुलर लैमिना के केस में देखा होगा। सर्कुलर लैमिना के केस में जो एक्स वाई जी एक्सिस हम लोगों ने सेंटर में कंसिडर किए हुए होते हैं वही प्रिंसिपल एक्सिस भी होते हैं, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो के इक्वल आ जाता है। लेकिन कुछ रिजिड बॉडीज के केस में फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर पैरेलल का केस ले लो, उसके केस में अगर आप लोगों ने जो एक्सिस एक्स वाई जी एक्सिस कंसिडर किए थे उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आता था, तो फिर वो वाले एक्स वाई जी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस नहीं थे। तो किसी रिजिड बॉडी के केस में आप लोगों ने जो एक्स वाई जी एक्सिस कंसिडर किए हुए होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अगर वो हैं तो ठीक अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई और प्रिंसिपल एक्सिस किसी पॉइंट पे या किसी डिफरेंट ओरिएंटेशन पे नहीं मिल सकते, आपको लाजमी मिलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। हो सकता है पॉइंट चेंज हो जाए या एक्सिस की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करने से आपको प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिल जाए। तो ये थ्योरम यही कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करते हैं किसी ना किसी रिजिड बॉडी के केस में। इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ रिजिड बॉडी देयर एग्जिस्ट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस रिलेटिव टू विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज आर जीरो। कोई भी रिजिड बॉडी हो उसके करस्पॉन्डिंग तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो हैं वो लाजमी एग्जिस्ट करते हैं। कौन से थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाजमी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जिनके रिलेटिव अगर आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर क्या है, वो जीरो के इक्वल है। दूसरे लफ्ज में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर जिन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आता है उनको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो दूसरे लफ्ज में हम ये भी कह सकते हैं फॉर अ रिजिड बॉडी देयर एग्जिस्ट प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप कह देंगे तो फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देयर एग्जिस्ट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो, एक ही बात है। देयर एग्जिस्ट प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर आप ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट a set of three mutually perpendicular axes relative to which product of inertia are zero,
एंड साथ में एक ये कंडीशन भी होनी चाहिए लाजमी, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर मोमेंटम आर इन सेम डायरेक्शन। तो कहता है कि अगर किसी रिजिड बॉडी के केस में लीनियर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम एक दूसरे इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो मींस एक दूसरे के पैरेलल हो। तो अगर किसी रिजिड बॉडी के केस में लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इस केस में आपको जो है वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमेशा ऐसे लाजमी मिलेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज के होंगे जीरो होंगे, मींस आपको प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लाजमी मिलेंगे। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट कह रही है अगर ऐसा केस हो कि ओमेगा और कैपिटल एल लीनियर मोमेंटम एक दूसरे के पैरेलल हों तो आपको तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे लाजिम मिलेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो, मींस कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लाजिम मिलेंगे इस केस में। तो इसके प्रूफ की तरफ अगर चलते हैं वो क्यों कह रहा है कि लाजिम मिलेंगे या कैसे मिलेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर मोमेंटम कैपिटल एल वो एक दूसरे के पैरेलल हो तो ऐसा होता है। तो हम उसी केस को लेकर स्टार्ट करते हैं। कंसिडर एन एक्सिस और या कह लें कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एट पॉइंट ओ सच दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल आर पैरेलल। तो दोनों को पैरेलल कंसिडर कर लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे मिलते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो बनता है नहीं बनता। तो ओमेगा एंड कैपिटल एल हमने एक दूसरे के पैरेलल कंसिडर कर लिए हैं। तो एक दूसरे के पैरेलल अगर हैं एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल और ओमेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लाई होंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर्स की ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो किसी एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीप्लाई के तौर पे हम जो है वो लिख सकते हैं। ये जनरल रूल होता है ये वाला। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं, अगर दो वेक्टर्स ए और बी आपस में पैरेलल हों, अगर एक वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, तो ए और बी अगर आपस में पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं हमेशा ए वेक्टर इज इक्वल टू सम रियल नंबर लेट्स से लैम्डा और इनटू सेकंड वेक्टर। तो ये है, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल हो तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीप्लाई लाजमी होता है। वो हमारी मर्जी, हम जिसको मर्जी एक दूसरे के पैरेलल लिख लें और हमारी मर्जी जिसको मर्जी हम एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लाई करके तौर पर लिख लें। मीन्स यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ये जो ए और बी पैरेलल है तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू लेट्स से म्यू इनटू ए। तो सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी मर्जी से जो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा और म्यू रियल स्केलर रियल नंबर होता है, नॉन जीरो रियल नंबर होता है। तो किसी एक वेक्टर को अपनी मर्जी से दूसरे एक वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं। ये वेक्टर्स की पैरेलल वेक्टर्स की जो है वो प्रॉपर्टी होती है। तो क्योंकि ओमेगा कैपिटल एल और ओमेगा दूसरे के पैरेलल कंसीडर किए हुए हैं इसलिए कैपिटल एल इज इक्वल टू सम स्केलर लैम्डा इनटू ओमेगा हम लिख सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके तीन कंपोनेंट होंगे और इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ओमेगा। ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके भी तीन कंपोनेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम के जो है ना वो तीन कंपोनेंट हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। तो ये क्या बन जाएगा लैम्डा इनटू ओमेगा 1 कोमा ओमेगा 2 कोमा ओमेगा 3 और लैम्डा जो है वो इस थ्री ट्रिपल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास लैम्डा ओमेगा 1 कोमा लैम्डा ओमेगा 2 कोमा लैम्डा ओमेगा 3। तो ये कैपिटल एल के इक्वल आ रहा है। तो कैपिटल एल के भी तीन कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फॉर एग्जांपल वो क्या है कैपिटल L1 कोमा कैपिटल L2 कोमा कैपिटल L3। तो दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करेंगे, दोनों साइड्स के कंपोनेंट्स को अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कैपिटल L1 किसके इक्वल आ रहा है। कैपिटल L1 जो है वो लैम्डा इंटू ओमेगा 1 के इक्वल आ रहा है। इस तरह कैपिटल L2 लैम्डा इंटू ओमेगा 2 के इक्वल आ रहा है और कैपिटल L3 लैम्डा इंटू ओमेगा 3 के इक्वल आ रहा है, जो कि हम ये सेट ऑफ इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया हुआ है तीनों इक्वेशन के सेट को। इस सेट ऑफ इक्वेशन में देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पे दोनों साइड्स को अगर हम के कंपोनेंट्स को अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो आपके पास कंपोनेंट वाइज आंसर आपको मिल जाएंगे। लैम्डा 1 कैपिटल L1 इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा 1, कैपिटल L2 इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा 2, कैपिटल L3 इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा 3। ये दोनों साइड को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये जो आंसर हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला। उसके बाद ये तो तब हमें आंसर मिला है कंपोनेंट का जब हम लोगों ने ये नोट किया है कि कैपिटल एल और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब ही हमें कंपोनेंट वाइज आंसर में ये वाला मिला है जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेट ऑफ इक्वेशन में 1 में हम लोगों ने लिखा हुआ है।
और उसके अलावा अगर आप लोग याद हो तो इन जनरल हम लोग ने ये बेबी एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स भी इवेल्यूएट किए हुए हैं जनरली। जनरली एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जनरली एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स जो हैं वो ये वाले तीन होते हैं जो यहाँ पे सेट ऑफ इक्वेशंस 2 में लिखा हुआ है। और लोग याद हो जब L इज इक्वल टू आई मेगा का प्रूफ किया था हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में किया था, और जो ऑनलाइन लेक्चर पढ़े हैं उन्हें भी एक दो बार मैं आपको दिखा चुका हूँ। जब हम लोगों ने L इज इक्वल टू आई मेगा का प्रूफ किया था तो तब आप लोगों ने जो है प्रूफ के दौरान आप लोगों ने ये कंपोनेंट्स एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स तीन बनते हैं कैपिटल L1 कैपिटल L2 कैपिटल L3, इनकी कंपोनेंट वाइज आंसर भी निकाले थे और ये कंपोनेंट वाइज जनरल मोशन के केस में निकाले थे। ये इन जनरल कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स की वैल्यूज जो हैं वो ये वाली बनती हैं जो सेट ऑफ इक्वेशन 2 में लिखी हुई हैं। और ये वाली एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने इवेल्यूएट की हुई है जब एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है, सॉरी जब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपस में पैरेलल हैं। तो अब ये जनरल मोशन के केस में एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं और ये जब हम लोगों ने जो सिचुएशन कंसीडर की है उसके केस में एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं। तो जनरल मोशन के केस में जो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं वो जारी बात है हमने जो सिचुएशन कंसीडर की है वो उसके इक्वल उनको सेट करेंगे क्योंकि ये भी एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट ही है और ये भी एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट ही है। दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम सेट ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2 हम क्या करेंगे दोनों जो सेम कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे। मींस यहाँ पे जो या दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल L1 की वैल्यू आ रही है लैम्डा इंटू ओमेगा 1, इसको हम यहाँ से उठा के जो है वो यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके पास लैम्डा इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई ऑफ 1 ओमेगा 1 प्लस आई ऑफ 1 2 ओमेगा 2 प्लस आई ऑफ 1 3 ओमेगा 3। और यहाँ पे आई ऑफ 1 आई ऑफ 1 2 आई ऑफ 1 3 क्या है आपको याद हो, आई ऑफ 1 क्या है एक्चुअली आई ऑफ एक्स एक्स है और आई ऑफ 1 2 क्या है आई ऑफ एक्स वाई है और आई ऑफ 1 3 क्या है आई ऑफ एक्स एक्स जी है ये वाला। तो आई ऑफ एक्स 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 वाई एक्स जी भी लिख सकते हैं, आई ऑफ 1 1 1 2 1 3 भी लिख सकते हैं। 1 1 1 2 1 3 इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि जरूरी नहीं एक्सिस का नाम आप लोगों ने जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्स लिखा हो, कोई और भी एक्सिस के नाम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स प्राइम भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। तो 1 1 2 2 1 1 3 भी यूज कर सकते हैं या फिर कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप आई ऑफ एक्स एक्स आई ऑफ एक्स वाई आई ऑफ एक्स जी भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर जब लैम्डा इंटू W1 इज इक्वल टू होगा आई ऑफ 1 1 W1 प्लस आई ऑफ 1 2 W2 एंड आई ऑफ 1 3 W3, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली सारी की सारी ये वाली, और जिसमें इसकी जगह वैल्यू पुट की है हम लोगों ने। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन को अगर हम एक साइड पे कर लें सारे के सारे टर्म्स को, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन रही है कि इसमें भी ओमेगा 1 आ रहा है इस टर्म में और इस टर्म में भी ओमेगा आ रहा है। इन दोनों टर्म में से ओमेगा कॉमन ले लेंगे ये वाला, तो फिर क्या बच जाएगा आई ऑफ 1 1, ये वाली टर्म जो उस तरफ जाके जब दूसरी तरफ जाके माइनस होगी तो क्या बन जाएगा आई ऑफ 1 1 माइनस लेमडा इंटू ओमेगा 1, और बाकी दो टर्म्स हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी आई ऑफ 1 2 ओमेगा 2 प्लस आई ऑफ 1 3 ओमेगा 3। इस तरह बाकी इक्वेशन नंबर सेट ऑफ इक्वेशन 1 और सेट ऑफ इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो बाकी तीन इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई ऑफ L2 उसकी वैल्यू क्या है लेमडा इंटू ओमेगा 2, उसकी वैल्यू जो है लेमडा इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा लैम्डा इंटू ओमेगा 2। अब क्योंकि लैम्डा 2 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ओमेगा 2 आ रहा है, ये जब दूसरा पे जाके होगा जब माइनस होगा तो ओमेगा 2 माइनस होगा, यहाँ से ओमेगा 2 कॉमन होगा। जब ओमेगा 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास ओवरऑल जो है ना ये जो सेकंड इक्वेशन है वो ये वाली बन जाएगी जैसे आपको यहाँ पे लिखी नजर आ रही है आई ऑफ 2 1 ओमेगा 1 प्लस आई ऑफ 2 2 माइनस लैम्डा इंटू ओमेगा 2 प्लस आई ऑफ 2 3 ओमेगा 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह तीसरी इक्वेशन आपके पास जो है वो ये वाली बन जाएगी। तो इन सेट ऑफ इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद आपको नया सेट ऑफ इक्वेशन मिलेगा जिसको सेट ऑफ इक्वेशन को हमने 3 का नाम दे दिया है, उस सेट को हम लोगों ने 3 का नाम दे दिया है। अब ये क्या बन गया हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक तरह की बन गई है, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है हमारे पास, एक सिस्टम बन गया है। 3 इक्वेशन आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पे 3 इक्वेशन नजर आ रही हैं। एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन ये है, 3 इक्वेशन है। और तीनों इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पे अननोन क्या इन्वॉल्व हो रहा है, अननोन यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आई ऑफ 1 1
IO1 to IO13 यहाँ पे एज ए अननोन इन्वॉल्व नहीं हो रहे। क्यों अननोन इन्वॉल्व नहीं हो रहे? क्योंकि जब आप रिजिड बॉडी के केस में एक्स वाई जी एक्स लेंगे तो आप उसके केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज या आई ऑफ एक्स एक्स, आई ऑफ वाई वाई, आई ऑफ जी जी इवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जब पैरेललोग्राफी के केस में भी इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट किया हुआ है, और उसके अलावा क्यूब के केस में भी फाइंड आउट किया हुआ है, और भी जो डिफरेंट रिजिड बॉडीज हैं उनके केस में भी हम इनर्शिया मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये IO11, IO12, IO13 है जो भी ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? यहाँ तो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज हैं, ये हम किसी भी रिजिड बॉडी के केस में इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अननोन यहाँ पे क्या है? W1, W2 और W3 ये आपके पास क्या है? अननोन्स हैं। तो W1 और W2 आपके पास अननोन है, और ये तीनों इक्वेशन क्या है? ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास, जो सेट ऑफ 3 में लिखा हुआ है। ये आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजेनियस इसलिए है क्योंकि जो जितने भी अननोन वाले हो रहे हैं सबकी पावर क्या आ रही है? सेम आ रही है, और हर टर्म में जो है वो वेरिएबल जो है अननोन जो है इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी पावर जो है 1 1 आ रही है। तो होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि अननोन की जगह जो है अगर आप कोई कांस्टेंट फॉर एग्जांपल ओमेगा 1 की जगह आप कोई कांस्टेंट लेट्स से तो ये वाली पुट करें, ओमेगा 1 की जगह T इंटू V1, ये ओमेगा 1 की जगह अगर पुट करें, और ओमेगा 2 की जगह अगर पुट करें T इंटू V2, और ओमेगा 3 की जगह अगर ये पुट करें T इंटू V3, तो क्या होगा? जब इनकी जगह ये पुट करेंगे, थोड़ा इरेज करता हूँ यहाँ पे, ये जो सिस्टम इक्वेशन है इसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 की जगह अगर आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे उनकी, T V1 प्लस T V2 प्लस V3, यानी कि कोई एक ही नंबर यहाँ पे टी लैम्डा और म्यू यहाँ पे फिक्स करें, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, और क्योंकि ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ओमेगा 1 की वैल्यू के केस में कोई V1 या U1 या Z1 यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे उसी का 2 करके लिख दें, यहाँ पे उसी का 3 लिख दें। तो ये जो 3 वैल्यूज हैं ये वाली, अब अगर यहाँ पे किसी इक्वेशन जिस भी इक्वेशन में पुट करेंगे आपकी ये वाली वैल्यूज, तो आप नोट करेंगे कि क्योंकि तीनों टर्म्स में क्या आएगा? तीनों टर्म्स में टी आएगा, ये वाला टी पहले टर्म में भी आएगा, दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा। और टी कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जब उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा, और टी खत्म हो जाएगा आपकी इक्वेशन में। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? IO11 माइनस लैम्डा 1, और ओमेगा 1 की जगह क्या बन जाएगा? V1 बन जाएगा। यहाँ पे ओमेगा 2 की जगह V2 बन जाएगा, ओमेगा 3 की जगह V3 बन जाएगा, और इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यानी कि सेम आपकी इक्वेशन बिल्कुल वैसी की वैसी बन जाएगी जैसे पहले लिखी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ओमेगा 1 की जगह V1 आ जाएगा, ओमेगा 2 की जगह V2 आ जाएगा, ओमेगा 3 की जगह V3 आ जाएगा। तो जस्ट नाम ही चेंज हो गई, इक्वेशन वैसी की वैसी बन जाएगी। तो अगर किसी इक्वेशन में अननोन की जगह इस तरह समथिंग कोई फिक्स कांस्टेंट फिक्स करके टी लैम्डा या म्यू और साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई करके अगर हम पुट करें, तो क्या हो कि वो कांस्टेंट जो है वो खत्म हो जाए इस तरह कैंसिलेशन करने के बाद या कॉमन लेने के बाद, और वापस आपकी इक्वेशन वैसी की वैसी बन जाए जैसे पहले की बनी हुई थी, तो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपके पास तीनों इक्वेशन जो बनी हुई है होमोजेनियस इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली तीनों सेट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है आपके पास। और इसमें अननोन क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? अननोन आपके पास ओमेगा 1 जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स वाई और जी लिखा हो, यहाँ पे ओमेगा 1 की जगह एक्स लिखा हो, ओमेगा वाई की जगह ओमेगा 2 की जगह वाई लिखा हो यहाँ पे, और ओमेगा 3 की जगह जी लिखा हो, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे इसी जो सिस्टम होती है इक्वेशन में आपके पास अननोन किया है एक्स वाई जी है। वैसे एक्स वाई जी की जगह क्या लिखा है? यहाँ पे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ आपके पास ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अननोन्स हैं। ये तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो लाजमी होगा इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का। तो आपको कोई याद हो, आपको अपनी बीएससी या एफएससी की थोड़ी थ्योरी याद हो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लेके, तो अगर आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, याद रखें होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन जो है उसमें कोई कांस्टेंट जो भी होते हैं वो कांस्टेंट जीरो के इक्वल होते हैं। ये भी उसकी एक निशानी होती है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसमें जो वेरिएबल्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद अलावा जो कांस्टेंट होता है वो सारे का सारा जीरो होता है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इक्वल टू जीरो लिखा है, इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई और भी कांस्टेंट एक्स्ट्रा नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल +2 ऐड नहीं हो रहा, या -2 नहीं लिखा हुआ एक्स्ट्रा, सारे के सारे कांस्टेंट जो जीरो लिखे हुए हैं। और इसके अलावा अननोन की पावर भी सेम आ रही है, क्योंकि जब सेम पावर आती है तो टी समथिंग हम पुट करते हैं तो टी कॉमन आके खत्म हो जाता है, दोबारा फिर इक्वेशन वही की वही बन जाती है। ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो इसकी बका प्रॉपर डेफिनेशन अगर ये है, वैसे अगर आप थोड़ी सी अगर डिफाइन करना चाहूँ कि आप जो है वो एफ ऑफ एक्स, अगर आपके पास एक तरह की फंक्शन है आपके पास ये वाला इस तरह का, ये इस तरह की लिखी हुई है, कोई इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास इस तरह, ये सिर्फ एक वेरिएबल में बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह फॉर एग्जाम्पल टी इंटू जी पुट कर दें, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है फिर वही जो है वो
टी ख़त्म हो जाए और एफ ऑफ जी आ जाए, तो यानी कि जी टी की जगह एक्स की जगह जो जी आ जाए, फंक्शन वैसे का वैसे ही बन जाए, तो फिर उसको हम जो है वो होमोजीनियस कहते हैं कि जो आपने स्केलर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई खुद से किया था वो मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया है और इक्वेशन की शक्ल जो है वैसी की वैसी बन गई है जैसे पहले बनी हुई थी। जस्ट वेरिएबल पहले एक्स था, अब यहाँ पे क्या बन गया है, जी बन गया है। तो इस तरह का केस हो तो फिर आप उसको कहते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है। इस तरह केस तभी बनता है जब आपके कांस्टेंट जो है वो जीरो के इक्वल हो। तो अगर कांस्टेंट अगर जीरो के इक्वल ना नहीं होंगे तो आपको जो टी कॉमन लेते हैं यहाँ पे, वो कॉमन लेने के बाद दूसरे साइड पे जाके डिवाइड होने से खत्म नहीं होता और आपकी इक्वेशन पहले की जैसी भी नहीं बनती है आपकी। तो मुझे इस इक्वेशन में ये वाली खास बात होती है, कांस्टेंट उसके सारे के सारे जीरो के इक्वल होते हैं और अननोन की पावर सेम आ रही होती है। तो जब हम पावर अननोन की जगह कोई टी इंटू समथिंग वेरिएबल पुट करते हैं तो वो टी कॉमन होने के बाद, डिवाइड होने के बाद या कैंसलेशन होने के बाद जो है वो खत्म हो जाता है और आपकी इक्वेशन जो है वैसी की वैसी बन जाती है जैसी पहले की पहले लिखी हुई थी। जस्ट अननोन के नाम जो है पहले ओमेगा 1 थे तो नाम चेंज होकर V1 या कोई और जो वेरिएबल आप लोगों ने पुट किए होते हैं नाम चेंज हो जाते हैं बस आपके। ये तीनों इक्वेशन होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशंस हैं और कोई भी आपको पता, आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने एफएससी या बीएससी में पढ़ा होगा कि होमोजेनियस सिस्टम आपके पास हो तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, तब होता है जब उसका जो मैट्रिक्स बनता है कोएफिशिएंट्स का वो क्या हो, वो नॉट, उसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं हर इक्वेशन में अननोन्स के, फॉर एग्जांपल जो आपके पास लैम्डा 1 ओमेगा 1 है उसका पहला क्वेश्चन क्या है, आई ओ 1 1 माइनस लैम्डा 1। ये दूसरा क्वेश्चन है अननोन का, अननोन्स का, ये तीसरे अननोन का क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन है, अगर इनका मैट्रिक्स बनाए ये वाला, फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स का पहला कंपोनेंट का बन रहा है, इसका पहला कंपोनेंट आपके पास बन रहा है आई ऑफ 1 1 माइनस लैम्डा, दूसरा कंपोनेंट का बन रहा है आई ऑफ 1 2, तीसरा कंपोनेंट का बन रहा है आई ऑफ 1 3। तो ये पहली इक्वेशन से आप लोगों ने के क्वेश्चन को यूज करते हुए मैट्रिक्स बना रहे हैं तो पहली इक्वेशन से आप लोगों को ये तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे, दूसरी क्वेश्चन से आपको यहाँ कोई तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे, तीसरी क्वेश्चन से अगेन आपको तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनना है, ये मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी हमारे पास यहाँ पे उनको उनके क्वेश्चन को यूज करके हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया है जिसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। आप लोग याद होगा जब आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा होगा एफएससी या बीएससी में, तो क्वेश्चन को यूज करके जो मैट्रिक्स बनता है उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो क्वेश्चन को यूज करके मैट्रिक्स बनना है ये वाला, तो ये मैट्रिक्स अगर जो है इसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू जीरो हो तब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती हैं, उनका सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल आता है। अगर इस डिटर्मिनेंट का, इस इक्वेशन का जो मैट्रिक्स बना है उसका डिटर्मिनेंट अगर फॉर एग्जांपल इस ये जो इक्वेशन का मैट्रिक्स बना है इसको अगर मैं नाम दे दूं, इसका नाम मैं रख देता हूं आई ऑफ कैपिटल आई ऑफ आई जे, ठीक है, ये मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया जो इक्वेशन को लेके बनाया हुआ है। अगर इस इक्वेशन को लेके जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मैं ये कंसिडर करूं कि नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने से क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लोगों को याद हो तो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, इसको इससे लिख सकते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जो कि आप यूजली तो कैपिटल ए लिखते हो जब इक्वेशन को सॉल्व करते हो, लेकिन यहाँ पे मैं कैपिटल ए की जगह आई ऑफ जे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होता है, दूसरा मैट्रिक्स जो अननोन्स का होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैसे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3। उसके बाद इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल के बाद जो कांस्टेंट्स का कांस्टेंट होते हैं उनका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कांस्टेंट आपके पास सारे के सारे जीरो हैं, तो 0 0 0 0 0 आपके पास ये वाला एक मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि कांस्टेंट को लेके बनाया है। तो ये ना क्या कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो थी सेट ऑफ इक्वेशन 3 में लिखी थी उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ए आई जे क्या है, ए आई जे कोएफिशिएंट्स को लेके जो मैट्रिक्स बना है वो वाला मैट्रिक्स है, ये वाला ए आई जे। तो अगर हम कह दें कि ये जो ए आई जे मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हम ये कह दें इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर हम ये कह देंगे इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपको याद हो किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तब एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो अगर हम यहाँ पे ये कहें कि जो सिस्टम कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनाया है यहाँ पे, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अंदर ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट वाला इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है।
तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये मैट्रिक्स जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे जाके बन जाएगा इसका इनवर्स बन जाएगा। याद रखें दूसरी साइड पे कोई मैट्रिक्स तभी जाता है जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि मीन्स अगर ये लिखा हो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो आप यहाँ से इंप्लाइज करके x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी तब ही लिख सकते हैं जब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तब आप ये चीज़ जो है वो नहीं लिख सकते। तो अगर हम ये कह दें कि a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये जो a जहाँ पे लिखा होता है उसको हम दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे इस तरह इनवर्स करके लिख सकते हैं। तो वैसे सेम केस यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर ए आई जे जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये दूसरा जब क्या हो जाएगा, इस तरफ जाके आई ए आई कैपिटल आई ऑफ आई जे का इनवर्स यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए। तो अगर हम कह देंगे कि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाके बन जाएगा ए कैपिटल आई स्मॉल आई, इरेज ही करना पड़ेगा यहाँ पे, वैसे नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू कैपिटल आई ऑफ आई जे वो मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये उसका इनवर्स बन जाएगा। जब ये मैट्रिक्स का इनवर्स इस जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 0 और 0। तो ये आंसर 0 0 किसका आया है, ये आंसर आपके पास 0 0 आया है। ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये उसका आंसर आएगा, आपके पास क्या बन जाएगा 0 0 0। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट ये कि अगर यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन रहा है, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे अगर हम ये यहाँ पे कंसिडर कर लें कि ये जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, तो उसका क्या मतलब होगा, सॉरी अगर हम ये कह दें कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर हम ये कह दें कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो दूसरे लफ्ज़ों में क्या होगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर देगा। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की वैल्यू जो है वो 0 0 आ जाएंगी, और मीन्स आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को 0 हो गई तो फिर मोमेंट इनर्शिया की वाली बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम ये वाला केस यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कि जो इनर्शिया जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाला केस हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम लोगों ने ये वाला केस कंसिडर कर लिया कि इनर्शिया ये जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है बन रहा है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाती है, वो 0 के इक्वल बन जाती है। अगर वो 0 के इक्वल बन गई तो फिर मोमेंट इनर्शिया की बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट इनर्शिया जो है वो एंगुलर रोटेशन के केस में होता है, और एंगुलर वेलोसिटी खत्म हो गई 0 होगी तो आपकी एंगुलर मोशन जो है वो भी खत्म हो जाएगी, और मोमेंट इनर्शिया की जो बात हो रही है वो भी आपकी जो है खत्म हो जाएगी। तो आपको फिर ये कह लें कि आपका केस ही खत्म हो जाएगा आपका फाइंड करने का कि प्रिंसिपल एक्सिंग या प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शियाज जो है वो बन रहे हैं, मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इसलिए हम फिर मैं कह दूं कि ये वाला केस नहीं लेंगे कि ये जो कोएफिशिएंट बन रहे हैं कोएफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाला केस हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्योंकि अगर कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा 0 0 0 आएगा, जिसको सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखें ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा इसका भी थोड़ा रिकल कर दूं। जब आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो 0 0 जो सोल्यूशन होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 जो अननोन है, यहाँ पे याद रखो मैंने आपको बताया भी है, ये जो अननोन है अगर इन तीनों की वैल्यू जो है वो अगर 0 के इक्वल हो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के केस में, तो ये तीनों वैल्यू 0 होती है, इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के केस में आपको कोई और सॉल्यूशन मिले या ना मिले, ये सॉल्यूशन हमेशा आपको लाजमी मिलता है। याद रखें 0 0 जरूरी नहीं होता कि हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो वो, लेकिन वो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ, अगर एक इक्वेशन लिखूँ मैं यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 8z और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ, तब अगर आप x और y और z की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे
तो ये 0 0 0 एक्स वाई जी के लिए अगर पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 0 बन जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर 2 है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये 0 0 0 जो है वो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 0 कर दूँ तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। होमोजेनियस इक्वेशन अगर बन जाएगी तब अगर मैं इसमें एक्स वाई जी की जगह 0 0 पुट करूंगा तो दोनों साइड जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हम ये प्रूव हो जाएगा कि 0 0 0 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो कहने इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो 0,0,0 ये तीन ये सोल्यूशन होते हैं सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के, जिनमें तीन अननोन इन्वॉल्व हो रहे हों, तो वो जो 0 0 सोल्यूशन होता है, या सिंपल वर्ड्स कहने जो 0 सोल्यूशन होता है वो वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन लाजमी होता है। उसके अलावा और भी सोल्यूशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 0 0 जो सोल्यूशन है जिसको जो कि हमेशा लाजमी एग्जिस्ट करता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में, उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमेशा लाजमी एग्जिस्ट करता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में, और 0 0 0 के अलावा जो सोल्यूशन होता है वो जो भी होगा उसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और अभी तक जो मैंने आपको बताया है डिटरमिनेंट के केसेस बताए हैं, उनको देख के आपको आइडिया होगा कि जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसका डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपको जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर हम 0 के इक्वल कंसीडर कर लें तब हमें जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा इस केस में। तो फिलहाल आज के केस में इतना ही काफ़ी होगा पढ़ाना, इसको बस याद कर लें। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तीन बनी हुई हैं, इनके जो कोएफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स बना है उसके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम नॉट इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, मीन 0 0 सोल्यूशन मिलेगा। अगर हम ये करें कि कोएफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स बना है उसका डिटरमिनेंट अगर हम इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेंगे तब हमें जो है वो उस सिस्टम ऑफ